हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ऑक्साइड्स पढ़े थे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के। आज जो हम ऑक्सो एसिड्स की स्टडी करेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के जो है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स जो है नोन है। कुछ में से कुछ जो है अनस्टेबल होते हैं फ्री स्टेट में, मतलब कि सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो होते हैं। अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें उस स्टेट में वो अनस्टेबल एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो इसमें से जो है इंपॉर्टेंट जो ऑक्सो एसिड्स है नाइट्रोजन के, उनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज H2N2O2, इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, इसमें बेसिकली जो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फर्स्ट वन इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एयर में जो है डिकम्पोज हो जाएगा ये नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में। हाइपोनाइट्रस एसिड एयर में एक तो आपके पास बनेगा नाइट्रिक एसिड और एक बनेगा नाइट्रस एसिड। अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी क्या है, अनस्टेबल है और इजीली डिकम्पोज हो जाएगा N2O में प्लस वाटर। नेक्स्ट ये क्या है, एक वीक डाईबेसिक एसिड है। डाईबेसिक का मतलब मोनोबेसी जो एक H पॉजिटिव आयन थी, डाईबेसी मतलब कि जो 2H पॉजिटिव आयन थे इसके बाद 2 हाइड्रोजन दोनों ही डोनेट कर देगा, तो ये जो है डाईबेसिक एसिड है इस वजह से। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये जो है बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि जैसे ये आपके पास रिएक्शन है H2N2O2 प्लस KMnO4 एंड H2SO4, नाइट्रेट में जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा HNO3 प्लस पोटाशियम सल्फेट MnSO4 एंड वाटर। ओके, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा और जो है ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रेट को, किसके हेल्प से, KMnO4 की हेल्प से। अब आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रारेड स्टडी के अकॉर्डिंग जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये सजेस्ट करता है कि इस केस में कि आपके पास इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड बीच में और ये ट्रांस पोजीशन पे दोनों बॉन्ड्स होंगे, एक लोन पे इस वाली नाइट्रोजन के पास और सेकंड लोन पे इस वाली नाइट्रोजन के पास। मतलब कि जनरल अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में ना बना के जनरल स्ट्रक्चर बनाऊँ, एक OH यहाँ पे होगा और एक OH यहाँ पे होगा, दोनों HH पॉजिटिव इसके पास ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आता है H4, यहाँ पे सेम है N2, नाइट्रोजन सेम है N2O4, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं नाइट्रोक्सिलिक एसिड। इस केस में जो नाइट्रोजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है एग्जिस्ट करे। देन आगे इसकी प्रॉपर्टीज, नाइट्रोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल येलो कलर का सॉलिड है, अनस्टेबल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या है, स्टेबल होगा। सिर्फ एब्सेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर में जो है, अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे इसका सोडियम सॉल्ट अगर हम लेके चले Na4N2O4, सोडियम नाइट्राइट एंड Na2O2, तो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे जो है स्टेबल है और वो भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अगर एयर एंड वाटर प्रेजेंट होंगे, एटमॉस्फेरिक एयर भी प्रेजेंट है तो उसके साथ भी जो है ये डीऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, इसकी बस ये 2 ही प्रॉपर्टीज़ है। थर्ड जो आता है नाइट्रस एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस एसिड HNO2 जो यहाँ पे ये बना था ना, इस केस में जो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो है +3। नाइट्रस एसिड जो है एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड थिंग, अनस्टेबल है, गैस फेस में जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, किस फॉर्म में, HNO2 इन गैसियस फॉर्म, NO + NO2 + H2O।
अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या है, अनस्टेबल होगा। जैसे ही हल्का सा इसको वार्म करेंगे तो ये जो है डिकम्पोज हो जाएगा। गैसियस एज वेल एज एक्वस दोनों ही फॉर्म में अनस्टेबल है। HNO3 प्लस वाटर एंड NO। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑटो ऑक्सीडेशन, इसको ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि खुद से ही ऑक्सीडाइज हो जाना, ठीक है। बाकी नाइट्रस एसिड जो है ये वर्क करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफ़ी सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि पोटाशियम आयोडाइड है KI, इसकी अगर रिएक्शन करें HNO2 के साथ तो इसको जो है ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में NO। सिमिलर वे में H2S है अगर प्लस HNO2, इसको भी कर देगा H2O प्लस NO प्लस सल्फर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की थी ये तो रिएक्शन इसकी, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों वे में ये बिहेव करता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है कि ये जो है पोटाशियम परमैंगनेट है या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट है, और भी कोई है, उसको जो है ये रिड्यूस कर देगा। जैसे कि KMNO4 प्लस H2SO4 एंड नाइट्रस एसिड K2SO4 टाइट्रेशंस में हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं प्लस वाटर एंड HNO3। सेम यही रिएक्शन जो है इसी तरीके से डाइक्रोमेट के साथ भी हो जाएगी, बिल्कुल सेम इसी वे में। ओके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ नाइट्रस एसिड जो है यूरिया जो होता है, यूरिया को डिकम्पोज कर देगा। यूरिया NH2CONH2 प्लस HNO2, इसको डिकम्पोज करके CO2 प्लस N2 प्लस वाटर, इसको जो है इस तरीके से ये डिकम्पोज कर देगा। ऐसे इथाइलमीन है और या फिर कोई भी एलिफेटिक अमीनो कंपाउंड है, उससे जो है रिएक्शन करके वहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है डायएजो रिएक्शन। डायएजो रिएक्शन में क्या है, बेसिकली एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसकी रिएक्शन करेंगे HNO के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके इस तरीके से रिएक्शन होगी, इसको जो है ये कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम क्लोराइड में। अब आगे अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ऐसा स्ट्रक्चर इसका होगा। देखो गैसियस स्टेट में जो है इस स्ट्रक्चर में फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर मैं वैसे बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर की, नेगेटिव, एक ऑक्सीजन है वो निकल हाइड्रोजन सॉरी वो निकल जाएगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके अब नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, नेक्स्ट ऑक्सो एसिड। इस केस में जो नाइट्रोजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +5। अब नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रिक एसिड अगर इसके अंदर जो है डिजोल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो इसको जो है हम बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। बाकी ये भी जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ईजिली जो है काफ़ी हाई एक्सटेंट में जो है आयनाइज होगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ओके अगर स्टेबिलिटी की बात करें, एसिड जो है स्टेबल है, अगर हम इसे स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे उस केस में ही जो है ये डिकम्पोज होगा, एंड डिकम्पोज होने के बाद जो है ये देगा NO2 प्लस वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अगर डाइल्यूट एसिड की बात करें, ये तो है कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट में NO प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ओके तो इस तरीके से ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आगे मेटल्स के साथ जो है रिएक्शन करेंगे, गोल्ड एंड प्लेटिनम दो मेटल ऐसे हैं, इनको छोड़ के बाकी जो नाइट्रिक एसिड है वो हर एक मेटल के साथ जो है रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस जो है उस केस में लिबरेट होगी। ओके अब आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, HNO3 ये होता है इसका स्ट्रक्चर।
अगर इसमें हाइड्रोजन निकल जाए, नाइट्रेट आयन जो मिलेंगे तो वो क्या होंगे, प्लेनर सिमेट्रिकल होंगे इस तरीके से 1 2 3। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएंगे इसके। नेगेटिव चार्ज, तीनों ऑक्सीजन सिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड जो है कहीं पे भी आ सकती है। इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट परऑक्सी नाइट्रिक एसिड HNO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और परऑक्सी मतलब कि एक हाइड्रोजन जो है इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी। काफ़ी अनस्टेबल है ये, तो एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, वर्क करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ये है आपके पास एनिलीन C6H5NH2, इसके आप रिएक्शन करके परऑक्सी नाइट्रिक एसिड C6H5NO2 प्लस वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही KBr को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, HNO4 पोटाशियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस ब्रोमीन। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखिए तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है OH ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका जो है स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सी एसिड जो है नाइट्रोजन के कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद स्टडी करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन के काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स है, सिमिलर वे में फॉस्फोरस के भी है। अब जो फर्स्ट है इसका H3PO2, इसको हम बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इस केस में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है यहाँ पे, इट इज़ प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये क्या हमारे पास मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक किस तरीके से, जैसे ये है आपके पास H3PO2, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस H2PO2 नेगेटिव। बाकी जो दो हाइड्रोजन है ये आयनाइजेबल नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। डाइबेसिक होता है मतलब कि दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन होती है, इसमें ट्राइबेसिक होता है मतलब कि तीन, लेकिन इसमें सिर्फ एक है क्योंकि बाकी जो अदर हाइड्रोजन है दे आर नॉट आयनाइजेबल। हीट करने पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे जो है डिकम्पोज हो जाएगा फॉस्फीन में, H3PO2 PH3 प्लस H3PO3। नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा फॉस्फीन एंड फॉस्फोरस एसिड में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, एसिड ये जो है बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO2 वाटर प्लस कॉपर सल्फेट, इसको जो है रिड्यूस्ड कर देगा H3PO4 प्लस H2SO4 प्लस Cu2H2। नेक्स्ट आगे बात करें रिडक्शन विद जिंक की, इसकी जो है एसिड जो है ये रिड्यूस हो जाएगा फॉस्फीन में अगर हम इसे ट्रीट करते हैं जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। H3PO2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक HCl की प्रेजेंस में खुद रिड्यूस हो जाएगा फॉस्फीन प्लस वाटर। ओके, आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देखो OH, हमने यहाँ पे कहा था इट इज़ अ मोनो बेसिक एसिड। ये देखो इसके पास सिर्फ एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है तो ये जो है आयनाइजेबल नहीं होंगे। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो जो हाइड्रोजन होगी एसिडिक नेचर की होगी, इसीलिए जो है वो आयनाइजेबल होगी। बाकी जो अदर हाइड्रोजन है ये आयनाइजेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली अटैच है फॉस्फोरस के साथ, ये इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती। ओके, अब इसके बाद सेकेंड आता है फॉस्फोरस एसिड, वो तो हाइपो, ये है खाली फॉस्फोरस एसिड H3PO3, इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें 3 ऑक्सीजन H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस जो है इस केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा।
कंपाउंड जो है ये ईजिली सोल्यूबल होगा वाटर में। और सेकेंड थिंग, जैसे ये मोनोबेसिक एसिड है, इस तरीके से ये जो है ये हमारे पास डाइबेसिक एसिड होता है। H3PO3, फर्स्ट ऑफ ऑल H पॉजिटिव प्लस H2PO3 नेगेटिव, देन ये H2PO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस HPO3 2 नेगेटिव। इस तरीके से दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अगर इसको हीट करेंगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरस एसिड से फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा हीट करने पे, H3PO4 प्लस PS3। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर से अगर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है किसमें, फॉस्फोरिक एसिड में। जैसे ये है H3PO3 प्लस ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट जो है आयोडीन, ये बन जाएगा यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड। बाकी फॉस्फोरस एसिड जो है ये हमारे पास H3PO3, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट को कॉपर में रिड्यूस कर देगा, CuSO4 एंड वाटर, H3PO4 प्लस Cu प्लस H2SO4। इसी तरीके से अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सेम यही रिएक्शन, इसको रिड्यूस कर देगा सिल्वर में। मर्क्यूरी क्लोराइड है तो इसको रिड्यूस कर देगा मर्क्यूरस क्लोराइड में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, अगर हम रिएक्शन करते हैं इसकी PCl5 के साथ, H3PO3 प्लस PCl5, इस केस में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, डाइबेसिक एसिड है, मतलब कि इसके अंदर दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, OH एंड H। ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये आयनाइजेबल होंगे, इसी वजह से ये जो है बिहेव करेगा एज अ डाइबेसिक एसिड। ओके, अभी हमने करा हाइपोफॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस। थर्ड वन इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6, ये होता है इसका फॉर्मूला। इस केस में फॉस्फोरस जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी जो है डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पे, H4P2O6, हीट करोगे इसको, फॉस्फोरस एसिड प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा। ये है फॉस्फोरस एसिड और ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बाकी अगर हम बात करें इसकी, जैसे मोनोबेसिक डाइबेसिक की बात करें तो ये क्या है, टेट्राबेसिक एसिड है, मतलब कि चारों के चारों हाइड्रोजन जो इसमें प्रेजेंट है वो सभी क्या हैं, आयनाइजेबल है। जैसे ये है H4P2O6, H पॉजिटिव प्लस H3P2O6 नेगेटिव, फिर ये H3PO26 नेगेटिव ऐसे से चलता रहेगा, लास्ट में HP2O6 3 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस P2O6 4 नेगेटिव। इस तरीके से सभी हाइड्रोजन जो है आयनाइजेबल होगी। देखो इसके स्ट्रक्चर से, जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, OH 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 एंड OH, चारों की चारों जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, इसीलिए ये जो है बिहेव करेगा एज अ टेट्राबेसिक एसिड। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। इस केस में फॉस्फोरस एटम जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसको फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं, ऑर्थो ना भी अगर आगे लगाए तो। ओके, कंपाउंड डिकम्पोज होगा ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, अगर इसको हीट करेंगे पायरो H4P2O7, इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
और अगर जैसे ये जो रिएक्शन हो रही है 250 डिग्री टेम्परेचर पे होगी, अगर हम इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दें तो ये जो पायरो है ये फर्दर आगे डिकम्पोज हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। जैसे ये है H4P2O7, हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 600 to 700 डिग्री सेल्सियस में, तो इस केस में HPO3, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ट्राई बेसिक एसिड है ये, 3 स्टेजेस में जो है बेसिकली आयनाइज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल S3PO4 H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, देन H2PO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस HPO4 नेगेटिव, फिर ये HPO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस PO4 नेगेटिव, इस तरीके से। मतलब कि इसके अंदर जो है टोटल आपके पास ट्राई बेसिक एसिड है, 3 OH ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, आगे जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7, ये होता है इसका फॉर्मूला। इस केस में फॉस्फोरस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है प्रेजेंट है, और इसको हम डाईफॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं। जैसे पहले वाला फॉस्फोरिक था नॉर्मल, ये हो जाएगा डाईफॉस्फोरिक एसिड। ओके, अगर इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, जैसे हमने ये वाली रिएक्शन लिखी थी, यही वाली सेम रिएक्शन, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। ये जो है हमारे पास टेट्रा बेसिक एसिड से हम रिएक्शन करते हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन जो है चारों के चारों इसमें आयनाइजेबल होगी। स्ट्रक्चर से देखते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन तो आप लिख ही लोगे सेम जैसे हमने पहले लिखी है, OH, OH, OH एंड OH, इस तरीके से 1 2 3 4 टोटल OH ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो OH के साथ वाली अटैच हाइड्रोजन है आयनाइजेबल होगी, देयरफॉर इट बिहेव्स एज अ टेट्रा बेसिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इस केस में फॉस्फोरस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होगा, और अगर हम इसे हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली HPO3 को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 प्लस वाटर के साथ बॉईल करने पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, H3PO4। मोनोबेसिक एसिड है, और इसके अंदर जो है आपके पास मोनोबेसिक है कि एक जो है आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगी। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली देखो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जो हमारे पास, डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। इस केस में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट हो जाएगा इस तरीके से, ये, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, OH एंड O, इस तरीके से। ओके, बाकी सिंपल मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में जो है आपके पास लीनियर चेन स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, ऑक्सीजन, ये फर्दर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे से चलता रहेगा, और एक एक OH ग्रुप जो है सबके पास प्रेजेंट है। साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ये, जैसे हम बात करें फॉस्फोरस की कि जो ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऐसे ऊपर से साइकिल बना लेगी, तो दोनों ही फॉर्म में जाइए एग्जिस्ट करेगा, लीनियर फॉर्म में भी एज वेल एज साइक्लिक फॉर्म में भी। ये देखो जैसे साइक्लिक फॉर्म, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है वो बनाएगी साइकिल इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH, ऐसे। तो ये होगा इसका लीनियर स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड वन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। दोनों ही स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड,
बेसिकली दो होते हैं, एक तो होते हैं परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड H3PO5 एंड सेकेंड वन इज परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P2O4। स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे दोनों के ही, बस हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी हमें इसकी। जैसे ये होगा आपके पास परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड OH एंड OH। अगर डाई की बात करें तो इस केस में ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, डबल बॉन्ड O। सिमिलर वे में इसके पास भी डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड जो है ऑब्टेन होगा सॉल्यूशन में कैसे, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड के जो है रिएक्शन कर देंगे H2O2 के साथ। फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 इसकी रिएक्शन करेंगे H2O2 के साथ, तो हमें मिलेगा ये परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। अगर डाई की बात करें तो डाई के लिए जो है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की पोटाशियम फॉस्फेट एंड पोटाशियम फ्लोराइड, दोनों के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उस केस में जो आपके पास परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सो एसिड से कंप्लीट होते हैं फॉस्फोरस के। अब इसी में ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस। बेसिकली देखो, सबसे पहली बात एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है कि किसी सेम एलिमेंट की जो है डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करें जिनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सेम हो, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रोपी। मतलब कि द डिफरेंट फॉर्म्स of same element having similar chemical properties but different physical properties are called allotropic forms। और इस फिनोमिना को बोलते हैं फॉर्म्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज एलोट्रोपिक। फॉस्फोरस जो है एलोट्रोपी की फॉर्मुला को एग्जिबिट करता है, और बेसिकली वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वॉयलेट फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, ऐसे बहुत सारी अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट करता है। इसमें से जो है इसके बेसिक 3 प्रिंसिपल एलोट्रोपिक फॉर्म्स है जिसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी होती है फॉस्फोरस की, लेकिन उसमें जो मेन है 3, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले बात करें वाइट फॉस्फोरस की। सबसे कॉमन जो फॉर्म है वो है वाइट फॉस्फोरस। इन नेचर जो है फॉस्फोरस मेनली जो एग्जिस्ट करता है इसी फॉर्म में है, जैसे कि ये है कैल्शियम CA3PO4 2.H2। वाइट फॉस्फोरस को बेसिकली फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट को अगर हम ट्रीट करें सिलिका के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास जो है फॉस्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो मिलता है। ये जैसे CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में बेसिकली एग्जिस्ट करता है। इसकी अगर हम रिएक्शन करें सिलिका के साथ तो यहाँ से बन जाएगा +P4O10, और फिर इसको हम जो है स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे विद कार्बन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में, प्लस साथ में जो है यहाँ पे CO गैस जो है वो रिलीज होगी। ओके, अब ये जो P4 मॉलिक्यूल है आपके पास, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। एक फॉस्फोरस यहाँ पे, सेकंड, थर्ड एंड 4, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा।
अब जो फास्फोरस यहाँ पर हम इसके वेपर्स को जो है कूल करेंगे, कूल करने पे जो है जो सॉलिड मिलेगा वो जो सॉलिड होगा ये गैसियस फॉर्म में है। वेपर्स को कूल कर लेंगे, कूल करने के बाद जो सॉलिड मिल रहा है वो आपके पास होगा वाइट फॉस्फोरस। इसके मॉलिक्यूलर वेट से जो हमें पता चलता है कि जो एलोट्रोपी है इसमें जो है डिस्क्रीट मतलब कि सिंगल जो P4 मॉलिक्यूल है वो जो है इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। टोटल 4 फॉस्फोरस है। रेगुलर टेट्राहेड्रन इसको बोलते हैं। टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे जो है एग्जिस्ट करेंगे और बॉन्ड जो होगी बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगी। ओके, और डिफरेंट ऐसे P4 मॉलिक्यूल जो है आपस में आसपास होंगे विद द हेल्प ऑफ वीक वनरेबल फोर्सेस। वाइट फॉस्फोरस जो है बेसिकली सॉलिड नेचर का है और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच होंगे इसके साथ विद द वीक वनरेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, बाकी अगर इसके आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो वाइट फॉस्फोरस है सॉलिड सॉफ्ट होगा, वाइट कलर का सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट भी जो है इसका नियर अबाउट 44.1 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स हो जाएगा ये 280 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी हाईली पॉइजनस होते हैं। अगर हम इसको जो है एयर में एक्सपोज करेंगे तो उस केस में क्या स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन ग्लो कलर में। और जो ये फिनोमिना है कि आपके पास जो है फॉस्फोरस जो है ग्लो कर रहा है स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या है कि द फिनोमिना ऑफ ग्लोइंग ऑफ फॉस्फोरस। डार्क में क्या होगा, स्लो ऑक्सीडेशन होगी इसकी और उसकी वजह से क्या ये ग्लो करेगा और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ओके, सेकंड वन इज रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस कैसे बनते हैं कि जो वाइट फॉस्फोरस है उसको जो है हम हीट करेंगे उससे जो है हमारे पास रेड फॉस्फोरस जो है बन जाएगा। बाकी वाइट फॉस्फोरस के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंसर होगा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस होगा और इसके अंदर जो है 3 डायमेंशनल 3D नेचर जो है इसमें प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ये फॉस्फोरस फिर आगे फर्दर ऐसे नीचे इस तरीके का जो है इसका नेचर होगा। ऑर्डरलेस और ये जो है नॉन टॉक्सिक है। मेल्टिंग पॉइंट भी जो है इसका काफ़ी हाई होगा और लेस रिएक्टिव होगा। ओके, और ये जो है स्टेबल होगा ऑर्डिनरी कंडीशन में, मतलब कि एयर में जो है ईजिली इग्नाइट नहीं होगा, वाटर में इंसोल्यूबल होगा, साथ के साथ कार्बन डाइसल्फाइड में भी जो है इंसोल्यूबल होगा। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो उसके बाद जो है ये चेंज हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटोक्साइड में P2O5। थर्ड फॉर्म जो है इसकी वो है ब्लैक फॉस्फोरस। ये हमें मिलता है अगर हम वाइट फॉस्फोरस को हीट करें नियर अबाउट 200 डिग्री टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, तो इससे जो है हमें मिलेगा ब्लैक फॉस्फोरस। मेटेलिक लेक्चर और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सबसे स्टेबल जो फॉर्म है इसकी एलिमेंट की और इसका जो स्ट्रक्चर होगा डबल लेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। जिगजैग फॉर्म में जो है चेन्स एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से। ये फर्दर आगे कनेक्टेड होंगी ऐसे नीचे भी, तो ये चेन्स जो है ऐसे ऐसे चलती रहेंगी कॉन्टिन्यूटी में फर्दर आगे। ब्लैक फॉस्फोरस में जो है बहुत ज़्यादा हाईली पॉलीमरिक चेन प्रेजेंट होगी और इसी की वजह से इसकी जो डेंसिटी देखो, ये तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये ऐसे चेन में, और इस केस में जो है हाईली पॉलीमरिक होगा तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तीन जो एलोट्रोपिक फॉर्म है तीनों की जो केमिकल रिएक्टिविटी है डिफरेंट है। वाइट फॉस्फोरस जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ब्लैक फॉस्फोरस जो है लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है इसलिए जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, तो तीनों में जो है जो वाइट वाली फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी और स्टेबिलिटी कम होगी, और जो ब्लैक वाली है ये इनर्ट होगा। इनर्ट का मतलब लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल फॉर्म। इसी के साथ जो है यहाँ पे आपका ग्रुप 15 एलिमेंट जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।